हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट, हिसाबी पद्धति और उसके परिभाषिक शब्द। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिसाबी पद्धति के परिभाषिक शब्द। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे ऐसे वर्ड आएंगे जो आप फर्स्ट बार सुने होंगे। ठीक है, और इस चीज को आप एक एक वर्ड यानी जो परिभाषिक शब्द होते हैं बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड आपको पूरे लाइफ टाइम कॉलेज में जाएंगे वहां भी आएगा। ठीक है, आप जितना भी कॉमर्स में आगे पढ़ेंगे सब जगह पे परिभाषिक शब्द जो होते हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे सबसे पहले धंधाकीय व्यवहार। ठीक है, धंधाकीय व्यवहार क्या होता है बच्चे, वो ध्यान रखेंगे। इसी को हम व्यावसायिक व्यवहार भी कहते हैं। तो धंधाकीय व्यवहार का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच धंधा के लिए वस्तु या सेवा की रोकड़ में अथवा साख पर विनिमय, इसको हम क्या बोलते हैं, धंधाकीय व्यवहार। कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में कुछ लेन देन हो, क्या हो बच्चे, वस्तु या सेवा की लेन देन हो। और वो जो लेन देन होगा वो किस में होगा, तो सर वो जो लेन देन होगा वो तो रोकड़ में भी हो सकता है और साख। साख का मतलब होता है बच्चे उधार पे, क्या होता है, उधार पे लेन देन होगा। ठीक है, रोकड़ में अथवा उधार पर लेन देन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, धंधा के व्यवहार बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि धंधा के व्यवहार किसे कहते हैं, तो आपको बस इतना ही बताना है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में वस्तु या सेवा, है ना, वस्तु या सेवा की क्या हो बच्चे, रोकड़ में अथवा साख पर, साख का मतलब उधार पर लेन देन, विनिमय का मतलब होता है लेन देन, तो उसको हम धंधा के व्यवहार कहते हैं। ठीक है, धंधा के व्यवहार जो होंगे बच्चे वो दो प्रकार के होंगे। आपने कई बार देखा होगा कि आप भी बहुत सारे दुकान में कुछ ना कुछ डेली क्या करते हैं, खरीदते हैं। कोई सामान अगर हमने खरीदा तो वहां पर भी तो कुछ ना कुछ लेन देन होता है ना। मान लें हम मोबाइल की दुकान पर जाकर एक मोबाइल अगर हम खरीदते हैं तो हम उसको क्या करते हैं बच्चे, अगर मोबाइल 10,000 का खरीदा है तो हम 10,000 रुपये उसको रोकड़ चुका देते हैं। तो इस तरीके से रोकड़ होता है। अगर कोई पहचान वाला है तो उसको हम बोलते हैं कि भाई हम 2 महीने के बाद आपको पेमेंट करेंगे, 2 महीने के बाद आपको पैसे देंगे, तो उसको हम क्या बोला करेंगे, उधार व्यवहार कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो धंधा के व्यवहार है वो किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में वस्तु या सेवा की लेन देन। सेवा का मतलब होता है बच्चे कि जैसे मान लें मैं टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा दिया करूंगा और आप मुझे उसके बदले क्या करोगे, मान लें 1,000 रुपया मुझे दे दिए, तो उसको क्या बोलेंगे, सेवा के बदले रोकड़ व्यवहार। ठीक है, और ये जो रोकड़ व्यवहार, धंधा के व्यवहार होंगे दो प्रकार के होंगे, या तो रोकड़ में हो सकता है या तो उधार में हो सकता है। ओके, अब ये चित्र जो है बच्चे उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो पिक्चर है इसके अंदर भी देखो रोकड़ व्यवहार हो रहा है ना, रोकड़ में लेन देन हो रही है। ठीक है, फर्स्ट है रोकड़ व्यवहार। रोकड़ व्यवहार किसको बोलेंगे, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे कि ऐसे व्यवहार जिसमें लेन देन रोकड़ में हो। देखो यहाँ पे लिखा है जिसमें लेन देन क्या हो बच्चे, रोकड़ में हो, तो उसे रोकड़ व्यवहार कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ₹50,000 का माल राम के पास से रोकड़ खरीदा, अगर ऐसा लिखा है तो इससे साफ पता चल रहा है कि राम ने जो वस्तु खरीदा है, 50,000 का जो माल खरीदा है वो किस में खरीदा है, तो रोकड़ में खरीदा है, क्योंकि यहाँ पे देखो रोकड़ लिखा है, तो ये रोकड़ व्यवहार हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो इस तरीके से रोकड़ व्यवहार कहलाता है। नेक्स्ट है उधार व्यवहार। उधार व्यवहार में क्या होता है बच्चे कि इसमें लिखा है कि ऐसे व्यवहार जिसमें लेन देन रोकड़ में ना हो बल्कि भविष्य में, देखो यहाँ लिखा है भविष्य में रकम चुकाने की शर्त पर हो, तो उसे उधार व्यवहार कहते हैं। जैसे 5,000 का माल राम के पास से उधार खरीदा, देखो लिखा है ना, उधार खरीदा, और इसमें क्या लिखा है कि ऐसे व्यवहार जिसमें लेन देन रोकड़ में ना हो बल्कि भविष्य में रकम चुकाने की बात हो। अगर मान ले कि मैंने किसी के पास से 10,000 का कोई सामान खरीदा और मैंने बोला यार अभी तो पैसे नहीं है, ऐसा करो आपको मैं 1 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा, तो इस व्यवहार को हम क्या बोलेंगे, इस व्यवहार को हम उधार व्यवहार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पूंजी। पूंजी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको भी याद रखेंगे। पूंजी क्या होता है कि जब धंधा का मालिक द्वारा धंधा प्रारंभ करने के लिए जो विनियोग किया जाता है, ठीक है, जो विनियोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चे, पूंजी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि जब कोई मालिक अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बताओ, बिजनेस स्टार्ट करेगा तो क्या बिजनेस के अंदर वो पैसा नहीं लगाएगा, है ना। तो मालिक क्या करता है, अपने बिजनेस में फर्नीचर करवाता है, फिर बिजनेस के अंदर वो लोग माल खरीद कर लाते हैं, फिर बिजनेस के अंदर एसी लगाएगा, मकान भाड़े पे लेगा,
है ना, कुछ वर्कर, कुछ स्टाफ को रखते हैं वो लोग, तो करने को इस सब को लेकर आता है। तो ये सबको लाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे पैसे विनियोग करना पड़ता है, बिजनेस में पैसे लगाना पड़ता है। तो मालिक द्वारा जब धंधा प्रारंभ का मतलब अच्छा जब स्टार्ट करते हैं, उस टाइम जो हम विनियोग करते हैं ना, उसी को हम पूंजी कहते हैं। ठीक है, विनियोग का मतलब होता है जो हम बिजनेस में सामान खरीद कर लगाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कपड़े का दुकान है, तो कपड़े का दुकान वाला क्या करेगा, पहले रूम रेंट पर लेगा। ठीक है, अगर खुद का नहीं है तो रेंट पे लेगा, उसके बाद उसमें फर्नीचर करवाएगा, फिर उसमें सारे कपड़े, जीन्स, टी शर्ट सब लगाकर रखेगा, उसके बाद उसके अंदर एक दो नौकर को रखेगा। तो कहने का ये सब चीजें अगर लाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विनियोग। ठीक है, और ये सब लगाने का खर्चा मान लिया 10 लाख रुपया हुआ, तो मान लिया कि बिजनेस, अगर तुमसे कोई पूछेगा भाई आपने इस बिजनेस में कितने पैसे लगाए, तो आप बोलेंगे मैंने तो 10 लाख रुपया लगाया। ठीक है, तो इसी को हम पूंजी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि जैसे मान लिया कि एक मालिक है, उसने 10,000 बिजनेस में नगद लाया, 6,000 का फर्नीचर करा दिया बच्चे, 8,000 का माल लाकर व्यवसाय को क्या किया, शुरू किया। तब बताओ उसने कितना रुपया टोटल लगाया, 10,000, 6,000 और 8,000। तो इसका मतलब टोटल 24,000 उसकी क्या हो जाएगी बच्चे, मालिक की पूंजी कितनी हो जाएगी, 24,000। आपसे कोई पूछेगा मालिक की पूंजी कितनी है तो 24,000 बताएंगे। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस करने के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है, बिना पैसे का आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है संपत्ति। संपत्ति क्या होता है, तो संपत्ति का मतलब होता है बच्चे कि कोई भी दृश्य, दृश्य का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, और अदृश्य का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते। तो कोई भी दृश्य या अदृश्य वस्तु जो धंधा की मालिक की हो और उसका आर्थिक मूल्य हो। आर्थिक मूल्य का मतलब उसको बेचने से कुछ पैसे मिल सके या जिसका कुछ कीमत हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, संपत्ति कहेंगे। तो ऐसी कोई वस्तु जो दृश्य या अदृश्य हो, लेकिन वो किसकी होनी चाहिए, वो मालिक का होना चाहिए। अगर मान ली किसी दूसरे का घर है और मैं बोले मेरा एक घर, दूसरे का भी अगर घर होता है बच्चे, तो उसको हम अपना संपत्ति मानते हैं क्या, नहीं मानते। क्यों, क्योंकि हमारा नहीं होता है। लेकिन हमारा जो खुद का घर होता है वो हम संपत्ति में दिखा सकते हैं कि भाई मेरा है। तो कहने का मतलब बिजनेस के अंदर जो भी संपत्ति है वो मालिक का होना जरूरी है। ठीक है, और उसका आर्थिक मूल्य भी होना चाहिए। तो आपसे अगर एग्जाम में आता है संपत्ति किसे कहते हैं, तो आपको बस इतना लिखना है कि कोई भी दृश्य या अदृश्य संपत्ति है ना, या वस्तु जो धंधा की मालिक की हो और उसका आर्थिक मूल्य हो, उसे हम क्या बोलेंगे, संपत्ति। ठीक है, संपत्ति का जो वर्गीकरण हो 3 प्रकार से। पहला जो संपत्ति वो अचल है, अचल को ही हम गैर चालू भी कहते हैं और इसी को हम स्थिर संपत्ति भी कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर स्थिर संपत्ति ही पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा वर्गीकरण है चालू संपत्ति है, तीसरा अवास्तविक संपत्ति। कहने को मतलब 3 प्रकार की संपत्ति होती है। ठीक है, लेकिन इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अचल है और दूसरा चालू है। कहने का मतलब स्थिर संपत्ति और चालू संपत्ति, 2 टाइप की जो संपत्ति होते हैं बच्चे वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे एक जमीन है, बहुत बड़ा दिख रहा है, तो जमीन भी संपत्ति है लेकिन मालिक की होनी चाहिए। जैसे मकान है, तो ये भी संपत्ति है, किसी ना किसी का संपत्ति है। बड़े बड़े फैक्ट्री में देखो मशीनरी होती है, कपड़े बनाने का मशीन है, तो ये यंत्र है, तो यंत्र भी क्या हो गया, संपत्ति है। ठीक है, ये फर्नीचर है, देखो एक रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा फर्नीचर होता है, सोफा, टेबल है ना, चेयर लगा होता है ना बच्चे, तो ये भी क्या होता है, संपत्ति का हिस्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्थिर संपत्ति। स्थिर संपत्ति क्या होता है कि ऐसे संपत्ति जिनका उपयोग 1 से अधिक वर्ष के लिए हो, उसे हम क्या बोलेंगे, स्थिर संपत्ति बोलते हैं। ठीक है, जैसे जमीन, मकान, फर्नीचर, यंत्र, ऐसे संपत्ति जिनका हम उपयोग क्या कर सकते हैं, 1 से अधिक वर्ष के लिए करते हैं। जैसे मान लें किसी ने अगर मकान खरीदा, तो क्या वो 1 साल के बाद खत्म होता है, नहीं, उसका हम उपयोग लंबे टाइम तक कर सकते हैं, 10 साल, 15, 20, 50, 60 है ना। तो ऐसी संपत्ति जिसका उपयोग 1 वर्ष से ज्यादा होता है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्थिर संपत्ति कहते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछेंगे कि भाई स्थिर संपत्ति के 4 उदाहरण बताइए, तो आप बताएंगे जमीन, मकान, फर्नीचर, यंत्र। ठीक है, और स्थिर संपत्ति कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है दृश्य संपत्ति, दूसरा है अदृश्य संपत्ति। ठीक है, स्थिर संपत्ति में आप ये सारी चीज को बता सकते हैं, सेम जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर है। ये जमीन हो गया बच्चे, मकान हो गया, ये यंत्र हो गया और ये फर्नीचर हो गया। ठीक है, दृश्य संपत्ति क्या होता है, दृश्य संपत्ति का मतलब जिसको हम देख और छू सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसी संपत्ति जो भौतिक अस्तित्व रखती है। भौतिक अस्तित्व का मतलब होता है बच्चे कि जिसका रूप, रंग, आकार, वजन हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, भौतिक स्वरूप। ठीक है, जैसे मान लें कि बेंच है, तो बेंच जो होता है उसके अंदर लकड़ी होता है ना,
उसका बनावट होती है, उसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दृश्य संपत्ति, जिसको देख और छू सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, कंप्यूटर बता सकते हैं। इसके इमेज भी हम दिखा सकते हैं। जमीन ये कंप्यूटर हो गया बच्चे, है ना, ये मकान है, यंत्र है, फर्नीचर है। नेक्स्ट है अदृश्य संपत्ति। अदृश्य संपत्ति का मतलब होता है कि ऐसी संपत्ति जिसको हम देख और छू नहीं सकते। जैसे आप देख सकते हैं ऐसी संपत्ति जो भौतिक अस्तित्व नहीं रखती, मतलब वो जिसका कोई रूप रंग आकार ना हो, ठीक है। ऐसी संपत्ति को हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, है ना, तीन बहुत इंपॉर्टेंट संपत्ति बच्चे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऐसी संपत्ति जिसको हम देख छू नहीं सकते। जैसे यहाँ पे देखो गुडविल, है ना, गुडविल का मतलब होता है बच्चे प्रसिद्धि। बताओ किसी की प्रसिद्धि को हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, ठीक है। नेक्स्ट है पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है बच्चे कि मान लें कि मैंने अपना दिमाग लगाकर एक पेट्रोल इंजन बना दिया, ठीक है, या कोई एक नया मशीन बनाया। अब उस मशीन को बनाने का राइट्स किसके पास है? हमारे पास है। अगर हमने कोई नई चीज का इन्वेंशन करते हैं तो उस मशीन को बनाने का अधिकार हमारे पास अगर मिल जाए या गवर्नमेंट के पास हम रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेटेंट, ठीक है। उसी तरीके से कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। अभी ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चे, इसका आप टेंशन मत लो, ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर है, ये भी अदृश्य संपत्ति। सॉफ्टवेयर दिखता है क्या बच्चे? बताओ, कंप्यूटर में जो हम MS ऑफिस ये सब डालते हैं तो क्या दिखाई देता है? नहीं देता है, तो ये अदृश्य संपत्ति है। कॉपीराइट भी आपको पता होगा, है ना। कॉपीराइट जैसे कोई राइटर कोई बुक लिखता है, पोएम लिखता है ना, जो टेक्स्ट बुक है, मैगजीन है, ये सब कॉपीराइट होते हैं, ठीक है। तो ये सब कैसी संपत्ति है? अदृश्य संपत्ति। इसी में एक चीज और आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब जो सिंबल होता है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे सिंबल दिख रहे हैं, गूगल का, एप्पल का, है ना, कोको कोला का, तो ये सारी चीज क्या है? ट्रेडमार्क है। तो ट्रेडमार्क में कैसी संपत्ति होती है? अदृश्य संपत्ति। तो आपको बस एग्जाम्पल में 4 बताने, ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और सॉफ्टवेयर, है ना, ये 5 एग्जाम्पल याद रखने अदृश्य संपत्ति का, ठीक है। नेक्स्ट है चालू संपत्ति। चालू संपत्ति का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जिनका समय काल 1 वर्ष से कम समय के लिए हो। एक चीज याद रखना, 1 वर्ष से कम समय के लिए, ठीक है। 1 वर्ष से कम समय के लिए हो बच्चे, तो ऐसी संपत्ति को हम क्या बोलते हैं? चालू संपत्ति। इन संपत्तियों का रोकड़ में रूपांतरण किया जा सकता है, मतलब ऐसे संपत्ति को हम क्या करते हैं? तुरंत रोकड़ में बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? चालू संपत्ति। जैसे रोकड़ शेष है, बैंक शेष। अगर बैंक में आपका पैसा है तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। देनदार यानी ग्राहक, कोई ग्राहक के पास भी हम पैसे चाहे तो मंगा सकते हैं। उसी तरीके से लेनी हुंडी है। कच्चा माल होता है बच्चे, है ना, अगर कोई कच्चा माल खरीदना है तो भी हम पैसे से हम लोग क्या मतलब उसको इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसे यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे मान लो कि कॉटन है ना, कॉटन से हम धागा बनाते हैं, धागा को हम बेचकर क्या करेंगे? पैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सब जो संपत्ति जो होते हैं बच्चे, वो एक वर्ष के अंदर क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है ना, 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है। अगर आपके यहाँ पे 1000 रुपया अगर है तो 1 वर्ष से ज्यादा वो नहीं चल सकता है ना, 2 महीने में भी खत्म हो सकता है, 10 दिन में भी खत्म हो सकता है। तो कहने का मतलब ऐसी संपत्ति को हम क्या बोलते हैं? चालू संपत्ति, जिनका समय काल क्या होता है? 1 वर्ष के लिए। कहने का मतलब कि व्यवसाय को ऐसे संपत्ति का जो बेनिफिट होता है बच्चे, वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए मिलता है। तो आपको बस इतना याद रखना है, स्थिर संपत्ति क्या होता है, चालू संपत्ति क्या होता है, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू।